So welcome to the first class of reasoning. अब बेटा most of you probably would be targeting government job examinations, public sector undertakings. So in competitive exams में किस तरह की reasoning आती है? That would be more a verbal based reasoning. Verbal based means language based reasoning. अब काफ़ी बच्चों के साथ मेजर प्रॉब्लम क्या रहता है कि कुछ लैंग्वेज के बेसिक वर्ड्स को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं एंड स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश हमारा काफ़ी लोगों का होल्ड कुछ वीक होता है, कुछ वर्ड्स गलत पढ़ रहे होते हैं या फिर हम कुछ वर्ड्स का गलत इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं. प्रॉब्ली व्हाट वुड हैपन एट द एंड इज हमारे सारा का सारा जो अरेंजमेंट होता है वो खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वन और टू वर्ड्स. तो आज पहली क्लास है. आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू सम बेसिक वर्ड्स ऑफ रीजनिंग, किस तरह से लैंग्वेज को चेंज करते हैं, कंजंक्शंस, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे. पहली क्लास है. आई विल बी यूजिंग दी वर्ड मेजर प्रॉब्लम्स दैट इज बेस्ड ऑन रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स. कुछ इस तरह के इश्यूज होंगे कि हमारे पास कुछ लोग हैं जिनको हमने रैंक किया है या उनको बिठाया है, एक अरेंजमेंट किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड अगर ये उससे आगे है उससे पीछे तो उनकी रिलेटिव पोजीशंस क्या होगी. अब व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग स्पेसिफिकली व्हेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एक चीज समझो, दिस इज नथिंग लाइक स्किमिंग. हमें ऊपर ऊपर से कुछ नहीं पढ़ना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड क्रिटिकली एंड नीड टू से यार हाँ इस वर्ड से ये मतलब चेंज हो गया. इनिशियली प्रॉब्ली यू विल फाइंड फ्यू वर्ड्स वेरी इजी बट ग्रेजुअली वन विल कीप मिक्सिंग देम अप. आप लोग कंफ्यूज होना स्टार्ट हो सकते हो. सो प्लीज ग्रेजुअली अंडरस्टैंड हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है. वी नीड टू क्रिटिकली लुक एट दोज वर्ड्स एंड देन अंडरस्टैंड द आंसर. So we'll start with some basic examples, some basic fundamentals concept and then I'll be helping you a kind of review कि questions किस तरह से आते हैं. So we'll be discussing few questions at the end. To begin with, we'll start with something very basic. I'm taking an example. Suppose we have got a class where we have got 40 students in that class and I ranked everybody from 1 till 40 and assuming a phase right now that nobody is sharing a common rank. तो मैं मान के चल रहा हूं कि किसी भी दो लोगों का रैंक सेम नहीं है, सबका रैंक अलग अलग है. और कुछ एग्जाम्पल से वर्ड समझेंगे. सपोज मैंने पहले एक एजम्पशन ले लिया है कि जो एक स्टूडेंट है राहुल, ही रैंक्स लेट्स से 15th among these 40 स्टूडेंट्स. अगर कुछ नहीं कहा हुआ तो ऑब्वियसली इज 15th फ्रॉम द टॉप. अब राहुल के रेफरेंस में कुछ और लोगों का रैंक दिया हो सकता है और मुझे रिस्पेक्टिवली निकालना है कि वो कहां पर है. सो सपोज मैं एक पहला वर्ड यूज कर लूं. वी हैव लेट्स से प्रदीप प्रीसीड्स राहुल. नाउ इफ द यूज द वर्ड प्रीसीड, काफी लोगों को बेटे क्लैरिटी होगी. प्री ऑलवेज स्टैंड्स फॉर पहले है. सो अगर मैं प्री वर्ड यूज कर रहा हूं या मैं वर्ड अहेड यूज कर रहा हूं और आई एम यूजिंग द वर्ड बिफोर, सो आई वांटेड टू से कि प्रदीप का रैंक राहुल से पहले होगा. अब एक छोटा सा एजम्पशन जो कुछ लोग ले लेते हैं, दे वुड से अगर राहुल 15th पे है तो प्रदीप 14th पे होगा. बट आई वुड से उसमें स्लाइटली प्रॉब्लम है. वो 1 से लेके 14 तक कहीं भी हो सकता है, इमीडिएट वर्ड नहीं है. तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था स्किमिंग नहीं करना, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, कुछ गलत एजम्पशन नहीं लेना है. वॉट एवर इज गिवन इज कंप्लीट. सो अगर वो कह रहे हैं वो प्रीसीड कर रहे हैं या हेड है तो डेफिनेटली पहले है. वहीं अगर उसने वर्ड्स यूज किए होते प्रोसीड या फिर उसने वर्ड यूज किया है सक्सीड्स और ही कुड हैव यूज द वर्ड फॉलोस, आफ्टर भी लिख सकता है. तो ऑब्वियसली इन सबका मतलब है कि रैंक बाद में होगा. अगर प्रदीप प्रोसीड होता तो उसका रैंक राहुल के बाद होता. एनीवेयर वुड बी बिटवीन 16 till 40. अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बातें थी. अब आपको करना क्या है, मैं कुछ छोटे छोटे चेंजेस करूंगा. यू नीड टू पॉज द वीडियो, अंडरस्टैंड कि क्या होना चाहिए, गिव योरसेल्फ द राइट आंसर एंड ट्राई टू लुक डाउन फॉर द मिस्टेक दैट यू आर कमिंग अप. ठीक है. सो ध्यान से देखो. सपोज मैं इसी लाइन को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दूं. राहुल का रैंक 15th है एंड लेट्स से वी हैव गॉट अन्या इज इमीडिएटली फॉलोड बाय राहुल. नाउ
You need to understand it clearly. When I'm using the word Anya is immediately followed by Rahul, what should be Anya's rank? So keep giving me answers. I'll be looking down to your answers regularly. Okay, somebody is saying 14, okay, 16. We are very clear, immediate है. तो साथ में होगा. अब confusion क्या है? 14 होगा कि 16 होगा? So logically समझो. अगर मैं follow word use करता हूं तो मतलब बाद में है, लेकिन अगर मैंने ये word by लगा दिया है तो इसका मतलब change हो गया. Take a very basic example. Understand, put yourself in a right situation and says, अगर आप किसी का पीछा कर रहे हो तो आप क्या कहोगे? You are following that person. So when you are following somebody, आप उसके पीछे हो. But अगर कोई आपका पीछा कर रहा है तो what would you say? You are followed by that person. So when you are followed by, आप पहले हो और दूसरा बाद में है. So if Anya is followed by Rahul, Anya definitely Rahul से पहले होगी. So should have been 14. I repeat my words very clearly. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, एग्जाम्स में हम करते हैं. हम एक रैंक गलत लेते हैं, सीक्वेंस में सारे आगे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं. सो बी वेरी क्लियर. हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन पजल फॉर्मेट में आने वाले हैं, अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे विद 8 to 12 लाइन्स इन वन क्वेश्चन. एक भी वर्ड गलत नहीं पढ़ेंगे. सो व्हेन आई एम सेइंग आन्या इज फॉलोड बाय राहुल, आन्या डेफिनेटली बेटे 14th पे है, अगर राहुल 15th पे है. हाँ, अगर ऐसा लिखा होता, लेट्स हैव अनदर नेम, Nidhi immediately follows Rahul, but now we need to clearly understand the difference. When I'm saying Nidhi immediately follows Rahul, तो निधि का रैंक राहुल के बाद है, ये फॉलो है, तो निधि 16 पे है. But when I'm saying Anya is followed by Rahul, by hasn't changed, so Anya 14th पे होगी. जल्दी से एक अपने लिए और आंसर करने की कोशिश करो. अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख देता, सुमित इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय राहुल. नाउ वी अगेन हैव राहुल ऑन 15th रैंक. लुकिंग डाउन फॉर रिस्पॉन्स, यू नीड टू टेल मी सुमित किस रैंक पे होगा. सुमित is preceded by Rahul. सुमित preceded by Rahul है तो सुमित का रैंक क्या होना चाहिए? Again, I'm getting two different responses. 14, 16. एक ही सही है? Good. Majority is giving me correct answer. The right answer this time would become 16. Again, by. Had Sumit precedes, तो अगर सुमित precede है तो वो पहले है, preceded by है तो सुमित राहुल के बाद है. आपके पास जब आप तैयारी करोगे, आगे चलोगे, तो ये सबसे कॉमन जो वर्ड आता है वो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट्स में आते हैं. आपके पास कुछ एक सीक्वेंस ही बनाई होगी और वो कहेंगे हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर प्रीसीडेड बाय डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स आर सक्सीडेड बाय एंड फॉलोज दिस. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि वो कहाँ वर्ड बाय लगा रहे हैं, कहाँ नहीं लगा रहे, विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीसीड, प्रोसीड, सक्सीड्स. कंफर्टेबल? So I hope I made my point. छोटा सा एक पॉइंट था वो समझाया. Definitely will come down to the application in the questions further. We'll have huge number of questions to be discussed also. Fine? Okay, moving a little forward. इसी चीज को अगर मैं ऐसे एनालाइज करने की कोशिश करूं, लेट्स से राहुल का रैंक 15th है. अगर राहुल का रैंक 15th है और मुझे कुछ ऐसा कहा हुआ है, पुनीत is 3 ranks away. Now beta, what I am focusing is on the word away. Agar Puneet is 3 ranks away from Rahul, so you need to tell me what should be Puneet's rank. Again, give me your responses. Good, Sumit. Good, Ananya. Good. So when I'm saying away, अवे का मतलब क्या है बेटे? उससे 3 रैंक्स दूर है. पहली तो बात ये क्लैरिटी नहीं है कि पहले है कि बाद में है, सिर्फ दूर है. सो दूर के लिए हम क्या कहेंगे बच्चे? वो आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है. सो वी हैव गॉट 2 पॉसिबिलिटीज. आई वुड से 15
-3 could be 12, that is to signifies before, and it could be 15 plus 3, that is 18, that is to signifies after. Now critically understand the difference. Had I would have written the word there are 3 ranks between कार्तिक एंड राहुल, क्या फर्क पड़ेगा? ओके, आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्सेस. हमें बेटे ऑब्वियसली बताना है कि अब कार्तिक का रैंक क्या होगा अगर राहुल और कार्तिक के बीच में 3 लोग हैं. काफी लोगों को क्लियर है? कार्तिक और राहुल के बीच में अगर मेरे पास 3 लोग हैं तो कार्तिक उससे 4 पोजीशंस दूर होगा, क्योंकि मुझे 3 पोजीशंस बीच में रखनी है, 4 पोजीशंस आगे या पीछे जाऊंगा. तो ऑब्वियसली जो कार्तिक का रैंक है वो 15 - 4 भी हो सकता है और 15 + 4 भी हो सकता है. These basic things would help you in quantitative ability also. So हमें ध्यान से पढ़ना है कि वो बोल क्या रहा है. बीच में होना अलग बात है, दूर होना अलग बात है. तो even if I get down to bigger numbers and say something like this, let's say I wanted a number that is 32 places after 61. Okay, your response, the number that is 32 places after 61. Good. काफी लोगों का सही आया. फिर से 61 प्लेसेस दूर जाना है तो मैं सीधा 61 में 32 ऐड कर सकता हूं. मुझे पता है मेरा आंसर 93 हो जाएगा. फाइन. वहीं इस चीज का डिफरेंस क्लियरली समझ लेते हैं दोबारा से. अगर मुझे कुछ ऐसा लिखा होता, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 23 and 57. Okay, you need to tell me how many numbers are between 23 and 57. Okay, fine. I'm getting different answers. Somebody saying 33, somebody saying 34, कुछ लोग 35 कह रहे हैं. Okay, see, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, what does it signifies? 57 minus 23, ये जो बच्चे मेरे पास 34 आ रहे हैं, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जो 57 है वो 23 से 34 प्लेसेस आगे है. बट बेटे ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर वो उससे 34 प्लेसेस आगे है तो उनके बीच में कितने होंगे? देयर हैज टू बी ओनली 33. क्योंकि जब आप दूर जाते हो तो इन अ वे आप 57 को इंक्लूड कर रहे हो. 1 और 3 के बीच में एक ही नंबर है, लेकिन 3 1 से 2 प्लेसेस दूर है. तो व्हेन यू से 3 - 1 यू आर इंक्लूडिंग 2 and 3. बट बिकॉज मैं बीच में पूछ रहा हूं तो 3 भी एक्सक्लूड करना है. सो इफ इट इज 34 प्लेसेस अवे, देयर हैज टू बी डेफिनेटली ओनली 33 बिटवीन देम. गिव इट अ लुक. नथिंग वेरी डिफिकल्ट, नथिंग वेरी गुड. ठीक है, बिल्कुल सिंपल बातें. ट्राई टू हैव अ लुक एट इट्स. अच्छा, आई होप आपको बेसिक पॉइंट समझ आया. अब इसकी छोटी सी एप्लीकेशन देखते हैं. ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन डाल सकते हैं. सपोज आपका एक शेड्यूल बनाया जा रहा है, टाइम टेबल बनाया जा रहा है. यू वांटेड टू डिसाइड कि मैं किस दिन कौन सी क्लास रखूंगा. अब इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं. लेट्स से आप जो शेड्यूल बना रहे हो, दैट शेड्यूल हैज टू रन फ्रॉम मंडे टिल सैटरडे एंड यू वांटेड टू कीप संडे एज एन ऑफ. तो आपको मंडे से लेके सैटरडे तक की क्लासेस रखनी है. अब कुछ ऐसा लेट्स से दिया हुआ है. द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन इज अलजेब्रा और द क्लास ऑन अलजेब्रा should be scheduled on Wednesday. सेकेंड स्टेटमेंट कुछ ऐसी दी हुई है. द क्लास ऑन ज्योमेट्री should be scheduled or planned. चलो इसको चेंज कर देते हैं. should immediately
succeeded by algebra should be planned two days after, let's say, class on allegations. ओके, पहले इतनी बात समझो. अगर मुझे इतना बताना है कि अगर मेरे पास अलजेब्रा वेंसडे को है, ज्योमेट्री एज सेड शुड बी सक्सीडेड बाय अलजेब्रा and algebra should be planned 2 days after allegations. So obviously we are very clear algebra तो वेंसडे को है. जल्दी से बताओ ज्योमेट्री कब होगी और एलिगेशंस कब होगी? ओके, गिविंग द रिस्पॉन्सेस. फाइन. ज्योमेट्री किस दिन होगी? अगेन कुछ कंफ्यूजन आ रही हैं, देखो ध्यान से. काफी लोगों का सही था बट कुछ लोगों ने फिर से गलत दिया. बेटे द वर्ड गिवन इज सक्सीडेड बाय, इमीडिएट भी है तो ज्योमेट्री अलजेब्रा से बाद में नहीं है, ज्योमेट्री के बाद अलजेब्रा होना चाहिए. ज्योमेट्री शुड बी सक्सीडेड बाय अलजेब्रा. इट इज नॉट सपोज टू सक्सीड, वो बाद में नहीं आ रही है, उसके बाद अलजेब्रा होना चाहिए. तो वी शुड बी लिटिल मोर क्लियर दैट ज्योमेट्री हैज टू बी प्लान्ड अ डे बिफोर अलजेब्रा. दैट मीन्स ज्योमेट्री शुड बी प्लान्ड ऑन ट्यूसडे. कंफर्टेबल? क्योंकि बच्चे उसके बाद अलजेब्रा चाहिए तो ज्योमेट्री उससे इमीडिएटली पहले होना चाहिए. सेकेंड, अगर मैं कहता हूं अलजेब्रा शुड बी प्लान 2 days आफ्टर एलिगेशन, नाउ बी वेरी क्लियर. इसमें भी कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया. 2 दिन बाद में है, बीच में 2 दिन नहीं चाहिए. 2 दिन बाद है तो ऑब्वियसली जो अलजेब्रा है वो मंडे को है, क्योंकि बीच में एक दिन छोड़ के सेकेंड डे पे मुझे क्या चाहिए? अलजेब्रा. सो सॉरी. तो ये जो एलिगेशंस हैं, ये एलिगेशंस बेटे कहां पे होंगी? मंडे को. हाँ, मैं फिर से एक बात लिख रहा हूं. अगर कुछ ऐसा कहा होता देयर शुड बी 2 days बिटवीन, तो हमें काफी हद तक क्लैरिटी थी. अगर 2 days बिटवीन कहा हुआ है, लेट्स से कोई भी ले लेता हूं, अलजेब्रा एंड लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री, तो अगर इनके बीच में 2 दिन है, अब अलजेब्रा वेंसडे को है, बीच में 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे होंगे, तो बच्चे मेरे पास जो ट्रिग्नो होगी वो सैटरडे को आ जाएगी. ऑब्वियसली इसमें आगे चल के मिक्सचर्स आएंगे और बहुत सारी चीजें दी होंगी, बट यू नीड टू बी लिटिल मोर क्लियर कि हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेरा आंसर क्या होना चाहिए. 2 दिन बीच में. कुछ लोगों को लग रहा होगा पहले क्यों नहीं लिए, बिकॉज मेरा शेड्यूल मंडे से सैटरडे जाना था, तो अगर मैं पहले मंडे और ट्यूसडे बीच में ले लेता तो संडे आ जाता, विच इज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज व्हाई आई प्लान्ड यहाँ पे सैटरडे, ये मंडे और ये ट्यूसडे. इतनी बेसिक बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता आज की क्लास में, बिकॉज पहली क्लास है, बहुत टफ कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं, कुछ बेसिक एप्लीकेशन ऑफ वर्ड सीखने की कोशिश कर रहे हैं. कंफर्टेबल? अब इसी चीज़ को अरेंजमेंट फॉर्मेट्स में डाल देते हैं. अरेंजमेंट फॉर्मेट इन द सेंस कुछ ऐसा कहा होगा कि हमारे पास कुछ लोग लेफ्ट से राइट बैठे हैं, या कुछ रूम्स की एलोकेशन दी हुई है, तो इससे पहले है ये, उसके बाद में है. कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा. ओके, हमने कुछ वर्ड्स की एप्लीकेशन और सीखनी है, तो मैंने उसको समझाने के लिए देखो दिया कि पेपर में किस तरह से आ सकता है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. ऐसे कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. अभी के लिए मैंने सिर्फ 6 स्टेटमेंट्स लिए हैं एंड हैव इन्वॉल्व्ड ऑलमोस्ट 8 पीपल, ABCDFGH. कुछ इस तरह से क्वेश्चन मैंने बनाया है कि मेरे पास 12 चेयर्स हैं एंड दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 till 12 एंड दे आर अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब कुछ लोगों का ऑलरेडी पोजीशनिंग डिफाइंड है और उसके बेसिस पे आपको बाकी की पोजीशंस बतानी है, ठीक है? सो आई एम गिविंग यू 2 minutes, नीड टू गो 1 by 1 एंड कीप टेलिंग मी. सीक्वेंस के हिसाब से ए दिया हुआ चेयर नंबर 5 पे, वो काफी हद तक क्लियर है. आपको देख के मुझे बताना है कि बी कहां पे होगा, सी कहां पे होगा, डी कहां पे होगा. तो सबसे पहले बी के लिए
ओके फाइन, काफी लोगों का आंसर सही आ रहा है, कुछ लोग गलत दे रहे हैं। एक दो गलतियां ध्यान में रखो। सबसे पहले ए जो है वो बी के राइट पे है, बी राइट पे नहीं है बेटे। ए राइट पे है तो बी ऑब्वियसली लेफ्ट पे होगा। 3 प्लेसेस हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सो बी हैज टू बी डेफिनेटली ऑन चेयर नंबर 2। -3 डायरेक्टली बोल सकता था, बीच में 3 नहीं है, वो 3 प्लेसेस दूर है, -3 होगा, सेकेंड चेयर पे होगा। देन जी, ओके जी की अगर मैं बात करूं तो बीच में, अब उनके बीच में अगर 7 चेयर्स हैं तो जी हैज टू बी 8 प्लेसेस अवे। बीच में 7 खाली रखनी, अलग रखनी है, तो वो 8th चेयर पे है। 2 में मैं 8 ऐड कर दूंगा, जी हैज टू बी ऑन चेयर नंबर 10। फाइन, आगे देखो एक वर्ड का ध्यान देंगे। एवरीबडी हैव टू डिफाइन नाउ ई एंड एफ। Again getting mixed responses. Okay, good Priya. नहीं स्वरण. Okay, देखो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, इसमें एक दो गलतियां हैं वो नोटिस करेंगे। सबसे पहले जी हु, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एज अ कंजंक्शन यूज किया हुआ है, समझाऊंगा, बट पहले एक चीज क्लियर है, जी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई। जी जो है वो ई के इमीडिएट राइट पे है। अब एक बात को समझो बेटे, हु क्योंकि जी के साथ है, जब भी हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं हु, विच, हुज एज अ कंजंक्शन, जिस नाउन के साथ लगा हुआ है, दिस सेकेंड फ्रेज हैज टू टॉक अबाउट दैट नाउन। जी हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, जी के साथ हुए, सो जी इज द वन हु इज 2 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ एफ। काफी लोगों ने 11 लिखा था, वो गलत है। G is the one who is 2 places left of F, so G has to be 10th, that means F has to be 12th. क्यों ऐसा मैंने किया? Because G who, so G is the one who is 2 places left of F. वहीं अगले स्टेटमेंट में दोबारा से देखो बेटे, B है, C है और H है, so आपको रिस्पेक्टिवली B हमें दिख रहा है, C और H की पोजीशन बतानी है। Okay, again I am getting different responses. ओके गुड अनन्या, गुड सुमित। देखो नेक्स्ट, पहली तो बात, जब मैं सिटिंग अरेंजमेंट में नेक्स्ट की बात करता हूं, वो आपका इमीडिएट नेबर है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। इफ आई आस्क यू योर हाउस इज नेक्स्ट टू हुज हाउस और यूर सिटिंग नेक्स्ट टू हुम, दैट इंक्लूड्स बोथ योर इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट। दैट मीन्स फिलहाल के लिए जो सी है, it could occur either at first or at third, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। बट हु किसके साथ आ गया? सी के साथ, तो सी इज 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम एच। अब अगर सी 1 पे होता तो एच 4 प्लेसेस दूर 5 पे होता, बट वी ऑलरेडी हैव ए हियर, दैट मीन्स 1 एज अ पॉसिबिलिटी गेट्स नेगेटेड, सो सी पक्का कहां पे होगा? 3 पे, और H 4 प्लेसेस दूर है, 1 2 3 4 हैज टू बी H, और सीधा 3 + 4H, ठीक है। सो H हैज टू बी ऑन 7 एंड C हैज टू बी 3। आई एम नॉट गिविंग एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द पेपर, उससे थोड़ा इजियर था, बट व्हाट इज द फोकस इज अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स क्लियरली। फाइन, देन इट सेज D सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन B एंड G। नाउ एग्जैक्ट है, अगर समवेयर बिटवीन होता तो मैं कहता बी और जी के बीच में कहीं भी आ सकते हैं, बट एग्जैक्टली बिटवीन मीन्स मिडल, और दो चीजों का मिडल क्या होता है? उनका एवरेज। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड बोथ ऑफ देम, डिवाइड बाय 2, सो दैट वुड बी 2 + 10 12 डिवाइडेड बाय 2 हैज टू बी 6, सो आइडियली D हैज टू बी ऑन पोजीशन नंबर 6। सो एज ऑफ नाउ वी हैव गॉट 8 पीपल एंड वी कैन नाउ इजीली आंसर द क्वेश्चन इफ देयर इज एनी फॉलोस विद कि मेरे पास किसकी रिलेटिव पोजीशन क्या है। कंफर्टेबल, यहां तक क्लियर है? ठीक है। एक दो और छोटी छोटी बातें इसी अरेंजमेंट में अगर मैं ऐड करूं, एक बात को ध्यान से समझना बच्चे, अगर मैं इनकी पोजीशन हटा दूं और आपको ऐसे पूछूं, सपोज आई विल इंट्रोड्यूस अनदर पर्सन एंड सेज J इज ऑन 8th chair from right,
irrespective of what I've given, there could be some clash, but जब मैं कहता हूँ he is on 8th chair from right, need to understand this thing, वो खुद 8th chair पे बैठा है. काफी लोग 12 minus 8 4 बोलेंगे, which is not right. It has to be 12 minus 4, 12 minus 8, sorry 4 plus 1, that is the 5th chair. इस केस में नहीं बोल रहा हूं बेटे, बस इस कंटेक्स्ट को समझो. आई विल गिव यू मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. अगर वो कहता है वो खुद फर्स्ट चेयर पे है, तो वो कहां पे होगा? 12 पे होगा. 12 minus 1 11 पे नहीं है. तो अगर वो खुद 8th चेयर पे है, तो मैं क्या कहूंगा? 12 minus 8, there will be 4 chairs to his left and he has to be on 5th chair. मैं फिर बोल रहा हूं इस केस में नहीं, because A already 5th chair पे है, but understand the sequence of the question. So, किस तरह से इसको और यूज कर सकते हैं? इस क्वेश्चन के प्रिटेक्स्ट के अगर बाहर चला जाऊं, कुछ रैंकिंग है, कुछ अरेंजमेंट्स हैं, तो एक छोटी सी जर्नलाइजेशंस कर लेते हैं. सपोज अगर मैं कहता हूं एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं और कुछ ऐसा कह दें कि किसी भी एक का नाम ले लेते हैं, लेट्स से श्वेता, रैंक्स 25th from bottom. So quickly get me what should be Shweta's rank from top. अगर एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं और मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं कि श्वेता का रैंक बॉटम से 25th है, so what should be her rank from top? Good? Okay? Good. काफी लोगों का बेटे सही था. फिर से लेट्स बी क्लियर, अगर वो खुद पीछे से 25th है, सो आई वुड से 35 minus 25, देयर विल बी 10 स्टूडेंट्स हु वुड प्रीसीड हर. उससे पहले 10 लोग हैं, वो खुद 25th रैंक पे है, बट उसके पहले अगर 10 लोग और हैं, तो हर रैंक फ्रॉम टॉप हैज टू बी 11th. सो अगर कुछ जर्नलाइज करना चाहो तो कुछ ऐसा है, लेफ्ट राइट बोला है, टॉप बॉटम बोला है. अगर किसी का रैंक एक तरफ से x है, तो दूसरी तरफ से टोटल माइनस x पीपल वुड बी बिफोर और आफ्टर हिम. हिज और हर पोजीशन हैज टू बी टोटल माइनस x प्लस 1. अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट्स हमारे पास और बहुत तरह के सिटिंग अरेंजमेंट्स, फ्लोर अरेंजमेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें हम यूज कर सकते हैं. अल्फाबेटिकली सपोज मैं आपको पूछूं, इफ यू वांटेड टू काउंट the letter that is 23rd from last in the normal alphabetical series. English alphabetical series goes from A to Z, and if I'm asking which is the 23rd letter from the last, now you don't have to go by Z, Y, X, U, V. Okay, it's not possible to calculate. So how would you calculate this? Good. 23rd from last, that means 26 minus 23 plus 1. There will be 3 letters before that letter in the normal alphabetical series. Total 26 letters होते हैं till Z. उसमें से पीछे से जो 23rd है वो 26 minus 3 plus 1. So 3 plus 1 has to be 4, and that means I am talking about the letter D. So कुछ ऐसे questions डालते हैं. The letter that is 23rd from the last is 5th letter to ahead of this or back of this. So we can understand by simple calculation like this. Comfortable? एक चीज क्लियर कर रहा हूं, प्लीज उसका ध्यान रखना. 35 स्टूडेंट्स में श्वेता रैंक्स 25th from bottom is a different statement. Had I would have said there are 21 students that follows or that are after, कोई भी एक नाम ले लेते हैं, let's say निधि, that is a different statement. Now there are 21 other students that follows निधि. निधि के बाद 21 लोग और हैं, तो वो खुद किस रैंक पे होगी? has to be 35 minus 21, that is 14. So these are two different statements.
वो खुद 21st पोजीशन पे नहीं है, वो पीछे से एक तरह से 22nd पे हो जाएगी, बिकॉज उसके पीछे 21 लोग और हैं. सो अगर उसके पीछे एक और होता तो शी वुड हैव बीन एट 34th पोजीशन आउट ऑफ 35. अब क्योंकि उसके पीछे 21 लोग और हैं, सो डेफिनेटली उसकी जो पोजीशन होगी वुड बी 35 माइनस 21, दैट इज 14. सो कुछ बेसिक वर्ड समझाए हैं, अब इसको एग्जाम्पल्स में से समझना है. होप एवरीबडी हैज डाउनलोडेड द शीट्स. ठीक है, मैं उसकी क्लास एक्सेस आपको भी समझाऊंगा कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं. गलती का स्कोप क्या है थोड़ा नोटिस करो, अदरवाइज द थिंग्स वुड बी लिटिल मोर इजियर. सो आई एम गिविंग यू 2 minutes, you need to try a few questions. Start with question number 1. Give approximately 30-40 seconds, 1 minute to a question and try to understand what should be the right answer. Fine? So we'll start with question number 1. Good. काफी लोगों का रिस्पॉन्स ठीक था बच्चे. क्वेश्चन नंबर 1 काफी हद तक क्लियर है. इट सेज क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, सागर का रैंक 25th है एंड साजन इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ सागर. व्हाट इज साजन्स रैंक फ्रॉम द बॉटम? सो क्योंकि सागर 25th पे है और साजन जो है उससे 7 रैंक्स आगे है, सो 25 माइनस 7 वुड बी 18. ये साजन का रैंक फ्रॉम टॉप होगा. व्हाट वी नीड टू डिफाइन हिज रैंक फ्रॉम बॉटम, and there are total of 40, so 40 minus 18, 22 people would be after him. His rank from bottom has to be 23. 40 minus 18, 22 signifies the people that would succeed him or would follow him. उसके बाद 22 है, his rank has to be 23rd. So pretty straight. Second question. It says in a class of 75 students, 47 but all failed. You need to understand this word but. But all failed means but stands for except. तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? 47 को छोड़कर बाकी सारे फेल हो गए, तो ये 47 आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड. इनको छोड़कर बाकी सारे फेल हैं, तो अगर 47 पास हैं उसमें से किसी का रैंक बॉटम से 10th है, सो हिज रैंक फ्रॉम द टॉप हैज टू बी 47 माइनस 10, 37 प्लस 1, दैट इज 38. इजी जॉब. गुड. परफेक्ट. सो एवरीबडी हैज ट्राइड फर्स्ट 3 क्वेश्चंस. आई एम गेटिंग द रिस्पांस टू थर्ड क्वेश्चन एज वेल. गुड प्रिया, गुड राहुल, गुड स्वरण, गुड एवरीबडी. काफी हद तक काफी लोगों का क्लियर है. स्टिल एज अ एक्सप्लेनेशन. थर्ड, बच्चे वो कहते हैं बाहुबली इज प्लान्ड ऑन थर्सडे, सो वी आर वेरी क्लियर दैट द बाहुबली हैज टू गो ऑन थर्सडे. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट 3 idiots. इट सेज एंड 3 idiots शुड बी प्रीसीडेड बाय बाहुबली. 3 idiots प्रीसीड नहीं कर रही है, उससे पहले बाहुबली आनी चाहिए और इमीडिएटली प्रीसीड कर रही है, तो ऑब्वियसली ये जो 3 idiots है हैज टू बी प्लान्ड ऑन फ्राइडे. एंड देन लगान should be scheduled 2 days before 3 idiots, so 2 days before Friday has to be Wednesday. That means Lagan has to go on Wednesday. So everybody clear with first 3 questions? They were pretty straight, very easy, good enough. Fine. Okay, try next 3 questions. You have to try question number 4, 5, 6. Number 4th now. It says 100 natural numbers. ठीक है. Now a natural numbers always starts from 1. Had I would have used the word whole numbers, that starts from 0. तो 4th क्वेश्चन में बेसिकली वो बात क्या कर रहे हैं, मेरे पास 100 नेचुरल नंबर हैं 1 till 100 and they have been written from left till right. अब इन 100 नेचुरल नंबर्स की कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें बच्चे वो कह रहे हैं wanted a number that is in the middle of 17th from left. Now understand the idea when I'm saying 17th from left. First from left is 1, so 17th from left would be 17 itself. Other number I wanted is 36th from the right. Understand the idea clear? इधर से जो 36th होगा that would be 100 minus 36 plus 1.
इधर से फर्स्ट नंबर जो है वो 100 है, 100 माइनस 1 नहीं है, सो 36 फ्रॉम दी राइट वुड बी 100 माइनस 36 विल बी 64, बिफोर दैट प्लस 1। तो ऐसे केसेस में प्लस 1 करना नहीं भूलना है। ऑब्वियसली अब 17 और 65 का जब मेरे को कहते हैं मिडल निकालना है, तो दैट हैज टू बी अगेन द एवरेज। 17 plus 65 divided by 2, 82 by 1 has to be 41. These questions are pretty straight questions, should not take more than 30-40 seconds. Easier होते हैं, आपको Tier 1 prelims stage 1 में ऐसे questions बहुत दिखते हैं, you can easily answer them in 30-40 seconds. Good. Similarly, fifth question. Again, I got good responses for that also. मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, again in 100 natural numbers में से, जो 17 प्लेसेस राइट है किसके, जो 10th प्लेस पे लेफ्ट है किसके, दैट इज 25th फ्रॉम द राइट। तो पहले मुझे 25th फ्रॉम राइट को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। पीछे से जो 25th है वो मेरे पास 76 होगा। अब इस 76 के 10 प्लेसेस लेफ्ट पे जाना है, इधर की तरफ जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं -10 कर दूंगा, which would be 66। फिर जो नंबर आ गया 66, उसके 17 प्लेसेस राइट पे जाना है, इधर जाऊंगा तो 17 प्लेसेस एड अप हो जाएंगी, सो दिस वुड बी 66 प्लस 17 में आंसर वुड बी 83। सो मेन बात ध्यान में रखने वाली कौन सी होती है, कहाँ करना है +1 कहाँ -1 करना है। जब मैंने एंड से स्टार्ट किया तो इधर से जो 25th नंबर है वो 100 माइनस 25 प्लस 1 है। रीजन बीइंग उसमें वो 25th खुद इंक्लूडेड करना है, 75 उससे पहले हैं। लेकिन जब मैं 76 से इस तरफ मूव करूंगा तो वो पहला नंबर खुद 76 नहीं है, 75 है, तो वो -1 होगा। तो 10 प्लेसेस पहले -10 होगा, 66 आएगा। उससे जब 17 प्लेसेस आगे जाऊंगा तो मेरा आंसर 83 बन जाएगा। कंफर्टेबल विद एवरीबॉडी? गुड, ग्रेट। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, आकाश का रैंक एक क्लास में 15th फ्रॉम टॉप है, साहिल 20th है। साहिल आकाश से तो पहले है और उनके बीच में 10 लोग हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं मान लेता हूं साहिल, कोई भी एक रो बना लो जैसे भी आपको अच्छा लगे, 15th पोजीशन पे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो आकाश है वो साहिल से कुछ पहले है। फ्रॉम द टॉप में अगर बात कर रहा हूं तो इट इज क्लियरली डिफाइंड दैट साहिल इज रैंक्ड अहेड ऑफ आकाश। इट इज साहिल इज रैंक्ड अहेड ऑफ आकाश। सो बेटे आकाश का रैंक 15 था टॉप से, साहिल यहां पे है और ये मेरा आकाश है। आकाश 15 था, साहिल इज रैंक्ड अहेड ऑफ आकाश, कुछ पहले होगा। एंड द कंसिडरेशन हैज टू बी, देयर हैज टू बी 10 स्टूडेंट्स बिटवीन देम। अब उनके बीच में अगर 10 लोग हैं तो जो साहिल और आकाश के बीच में डिफरेंस ऑफ रैंक्स है दैट हैज टू बी 11। बीच में 15 लोग, सॉरी बीच में 10, आकाश 15 पे है तो साहिल हैज टू बी डेफिनेटली 15 माइनस 11, दैट इज on the 4th rank from top। ये साहिल की पोजीशन हमने डिफाइन कर ली टॉप से। अब साहिल अगर आगे से 4th है और सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है साहिल इज 20th फ्रॉम बॉटम। अब प्रैक्टिकली समझो इस 4 में साहिल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। व्हेन आई एम सेइंग वो पीछे से 20th है, सो अगेन आई एम काउंटिंग साहिल। सो इन अ वे साहिल हैज बीन काउंटेड फॉर ट्वाइस। So when I wanted to define total, that would be 4 plus 20 minus 1. Or you can say Sahil खुद 4th है, he is 20th from bottom, so there are 19 people that would follow him. तो 4th पे वो खुद है, 19 उसके बाद और है, वो 19 कौन से हैं, 20 minus 1. So that means the total strength has to be 23. Very easy jobs, simple छोटी छोटी गलतियां देखनी है, and definitely you will be able to score 100% on such things. Everybody finding it comfortable? Good. Need to try 7 till 10 now. 7th is an individual one, so जल्दी से उसको पहले orally कर लो, वो हो जाएगा। काफी लोगों का आंसर ऑलरेडी आना भी शुरू हो गया।
गुड है बेटे, मोस्ट ऑफ यू गिविंग मी करेक्ट आंसर। एकता का रैंक पहले 7th है, विवेक का 12th है, इंटरचेंज कर लेंगे तो एकता बेटे राइट से 12th हो जाएगी, कुछ ऐसा ही आ जाएगा। एकता राइट से 12th है एंड चेंज करने के बाद एकता लेफ्ट से 22nd है। तो जब वो चेंज पोजीशन की बात कर रहा है तो एकता की पोजीशन राइट से 12th हो जाएगी, लेफ्ट से उसकी पोजीशन 22nd है। सो अगर मेरे को 7th क्वेश्चन का आंसर करना है तो एकता की नई पोजीशन के रिस्पेक्ट में शी इज 12th फ्रॉम राइट, 22nd फ्रॉम लेफ्ट। सो द टोटल नंबर ऑफ पीपल हैज टू बी 24 minus 1 again 23. That is the total number of that would be 33, 34 minus 1. Comfortable? Everybody finding it very simple. Good. फिर से ध्यान से देखो, take your time, try question number 8 to 10. Question number 8 to 10. Everybody is trying it. क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर है। मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसमें 35 फ्लोर्स हैं एंड ये क्लियरली स्पेसिफाइड द 35th इज द टॉप मोस्ट फ्लोर एंड 1 बीइंग द बॉटम मोस्ट फ्लोर। सो नीचे 1 है, ऊपर 35 है। हमें एक आर्किटेक्चरल प्लान देखना है कि कौन सी फ्लोर पे क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली विल गो बाय द सीक्वेंस। पहली स्टेटमेंट कहता है जिम शुड हैव एग्जैक्टली 7 फ्लोर्स अबव इट। जिम के ऊपर 7 फ्लोर्स और होनी चाहिए। टोटल बिल्डिंग में 35 फ्लोर्स हैं, सो वी कुड फिगर आउट कि जो जिम है दैट शुड बी ऑन 35 minus 7, दैट इज ऑन फ्लोर नंबर 28। अगर उसके ऊपर एक ही फ्लोर और होती तो वो 34th पे होता। अब उसके ऊपर 7 फ्लोर्स और चाहिए तो डेफिनेटली वो कहाँ पे है, 35 minus 7, दैट इज ऑन 28th फ्लोर। सो दिस इज द फ्लोर नंबर ऑफ जिम and there has to be 12 floors between gym and food court. What does this clearly means? अगर उनके बीच में 12 floors चाहिए तो वो 13 places away है, ऊपर तो possible नहीं है। That means food court has to be 28 minus 13 on 15th floor. बीच में 12 floors चाहिए, 12 floors between them, so it has to be on a gap of 13. That means मेरे पास food court 15th पे आ जाएगा। अगली स्टेटमेंट कहती है जो किड जोन बनाना है दैट शुड बी ऑन 15th फ्लोर फ्रॉम द टॉप। अब बेटे ध्यान से क्लियर है, 15th फ्लोर फ्रॉम टॉप चाहिए तो उसके नीचे 20 फ्लोर्स और होनी चाहिए। यहां +1 करूंगा, ये क्लियरिटी है। वो खुद नीचे से ऊपर से 15th फ्लोर पे है, वो खुद 15th फ्लोर पे है, तो ऊपर से फर्स्ट फ्लोर खुद 35 है, तो ऊपर से जब मैं 15th फ्लोर डिफाइन करूंगा सो वो +1 21 है। प्लीज अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, पजल बेस्ड क्वेश्चन में इन चीजों को ध्यान में रखना है, कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं। सो ये दो अलग चीजें थी, 7 फ्लोर्स ऊपर अलग हैं तो वो 35 minus 7 है, बट एक खुद 15th फ्लोर पे है, सो इसीलिए +1 है। फिर वो कहते हैं थिएटर शुड हैव 5 फ्लोर्स अबव फूड कोर्ट। फूड कोर्ट अगर 15th फ्लोर पे है और थिएटर उससे 5 फ्लोर्स ऊपर है, तो उससे जो 5 फ्लोर्स ऊपर है वो 15 + 5 20th फ्लोर पे होगा। पार्किंग शुड हैव 7 फ्लोर्स बिलो इट। पार्किंग के नीचे 7 फ्लोर्स और चाहिए, तो वो 1 + 7 8 पे होगा। कहीं भी कंफ्यूजन हो जाए, एक छोटा नंबर सोच लो, अगर पार्किंग के नीचे एक फ्लोर और चाहिए तो वो सेकंड पे है 1 + 1, 2 फ्लोर्स उसके नीचे चाहिए तो वो थर्ड पे होगा। तो अगर उसके नीचे 7 फ्लोर्स चाहिए तो वो 8th पे है। एंड स्विमिंग पूल शुड बी एग्जैक्टली बिटवीन पार्किंग एंड जिम। तो अगर बेटे मैं पार्किंग और जिम की बात करूं तो उनका जो एग्जैक्टली मिडल होगा दैट वुड बी 36/2 which is 18. So can easily answer the questions that follow. So kids zone should be on floor number 21. Theatre should be on definitely floor number 20. And how many floors are between swimming pool and food court? Swimming pool and food court, difference has to be 3. So number of floors between them has to be 2. So 8th is 21, 9th is 20 and 10th is 2.
आई होप एन इजी एग्जाम्पल विद एवरीबडी. गुड. सबको समझ आ रहा है? आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्सेज. फाइन, इजी था. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8 till 10. एक छोटा सा पजल फॉर्मेट बनाया हुआ था. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11th और 12th को ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11th and 12th. Again, need your responses. Fine. 11th, somebody saying B. No, C is not the correct answer. Good, B. See, 11th और 12th question में क्या रहा है? बच्चे, again we have got certain people, so it is in a kind of puzzle. 6 लोगों को रैंक किया गया. That people were named as PQ, RSGV, and no 2 people got the same rank. And highest marks is rank 1 and the lowest is rank 6. Now it says Q gets a lesser rank than both R and U. Now the highest rank means rank 1. So when I'm saying Q gets a lesser rank than both R and U, so we could put it like this: R has to be better off than Q, has scored more than Q, as well as U would be scoring more than Q. Q got the second least rank. Second least rank means if I put them in arrangement, so मेरे पास 6 लोगों को मुझे अरेंज करना है. Let's say I'm putting them in descending order of their marks, and this is the highest rank and this is the lowest rank. So when I'm saying P got the highest rank, ठीक है, P got the highest rank, so P has to be here. So sorry, P has higher rank than T, my mistake. P is higher rank than T but lesser than S. कुछ ऐसा चाहिए. सेकेंड स्टेटमेंट में P T से बेटर है और S से कम है. Q got the second least rank. So second least rank means Q has to be here. That means anyway R and U has to be before Q. And U got the second highest rank. So we are very clear U यहाँ होगा. P's rank is even higher than R. Now understand the idea. P R से बड़ा है, ये S P से बड़ा है. R anyways किससे बड़ा है? Q से. So ये S P और जो R है वो तो Q से पहले आएंगे. So यहाँ पे इसका मतलब 3 ही vacant position है. So this has to be S, this has to be P, this has to be R, and obviously this rank has to be rank T. So very easy. We can answer who got the third rank has to be definitely P. And who got the 6th rank has to be T. Everybody easy? Comfortable? ठीक है. इसी लॉजिक से हम लोग 13th और 14th क्वेश्चन भी कर सकते हैं. So give yourself a time. 1 minute would be or 2 minutes would be good enough. Quickly answer question number 13th and 14th. ओके, गुड रिस्पॉन्सेज. अगेन देखो, क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता है, फिर से कंपैरिजन ही था. पी क्यू आर एस टी यू हैं, दे आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट्स. इट सेज यू इज टॉलर देन पी, हु इज टॉलर देन एस एंड आर. तो यू पी से बड़ा है और पी एस और आर दोनों से बड़ा है. यू की जो हाइट है हैज टू बी मोर देन पी, वेयर पी हैज टू बी फर्दर टॉलर देन बोथ एस एंड आर. Only 2 persons are shorter than R, but neither them of only 2 persons are shorter than T. Now again, we need to arrange 6 people. इसमें से we are clear that only 2 persons are shorter than T. That means T has to be third shortest. But it says neither of them could be R. So these 2 positions could not be occupied by R. फिर वो क्या कह रहे? S is not the shortest, this position cannot be occupied by S. R is 170 meters tall. R की जो हाइट है वो 170 meters दी हुई है. सॉरी सेंटीमीटर्स दी हुई है, मीटर पॉसिबल नहीं होगी किसी की हाइट. ठीक है. अब इसके बेसिस पे मुझे निकालना है. अब ये देखो बेटे, U is taller than P, P is taller than both S and R. अब R इन 2 पोजीशंस पे नहीं आ सकता, मतलब R इनमें से एक होना चाहिए. सो वी आर वेरी क्लियर, अगर U और P R से बड़े हैं,
R इनमें से कुछ हो नहीं सकता, तो R पक्का ये होगा 170 सेंटीमीटर्स का होगा। U P से बड़ा है तो ये U है, ये P है और वो R से बड़ा है। S सबसे छोटा नहीं हो सकता, तो S has to be on this position. What is left has to be Q, so should be occupying this position. Comfortable? फिर उसने पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ S is 160 सेंटीमीटर्स, और ऊपर ध्यान से देखो एक कंडीशन दी हुई है दैट एवरीबॉडीज हाइट इज डिस्टिंक्ट एंड इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब बेटे 5 के मल्टीपल में ही जाना है ना, तो अगर मुझे T की हाइट देखनी है तो वो डेफिनेटली 160 और 170 के बीच में होगी। सो द ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज T हैज टू बी 165। ऐसा नहीं कह रहा कि वो कंसेक्टिव मल्टीपल्स हैं, बट हुआ क्या, 160 था 170 था, तो उसके बीच में जो ओनली पॉसिबल केस रह गया वो ये T की जो हाइट है वो 165 हो गई। क्लियर हो गया पॉइंट? वो पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि सबकी हाइट जो थी वो 5 के मल्टीपल में थी और डिस्टिंक्ट थी, तो इनके बीच में ये 165 भी पॉसिबल है। और फिर पूछ रहे हु इज द थर्ड टॉलेस्ट, सो ये वेरी क्लियर थर्ड टॉलेस्ट हैज टू बी R। सो एवरीबॉडी कंफर्टेबल? सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ऐसी क्वेश्चन नंबर 15 को पजल की फॉर्मेट में दिया हुआ है, छोटा सा एक केस बनाया हुआ है, फिर से वही PQ RS TU दिए हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। Okay, I've already started getting the correct responses. Good. 1 minute काफी था। देखो 6 लोगों को रैंक करना है, फिर से बेटे मैं 6 लोगों को रैंक करना है, तो आई एम पुटिंग देम इन 6 पोजीशंस। For me, in terms of race, this is the one who hold the first position, this would be the last position holder. S finished the race after only 2 other persons finished the race. So if this was the first one to finish the race, S third position पे होगा। U is the only person to finish the race before P and after R. U is the only person to finish the race before P and after R. So before P and after R, that means they are the 3 consecutive position holders. उनकी पोजीशन इकट्ठी होगी। U immediately P से पहले और R के बाद है। T is not the first position. Now अब बात समझो बेटे, if R U P has to be together, they cannot occur at this position. So this has to be R, this has to be U, and this has to be P. And T is not the one who hold the first position, so this has to be T. What is left is Q. So among the following finish the race in the first position, I am very sure has to be Q. I hope the things were very easy. So we're starting with very simple stuff. So today I've taken a simpler examples. Definitely we'll keep increasing the level, we'll get down to even more complicated puzzles. This was more of an introduction of reasoning, language को कैसे understand करना है. We understand this is comparatively easier than what we are actually expecting in the examination in terms of puzzles. तो मैंने सिर्फ रैंकिंग पे फोकस किया है, वर्ड्स पे फोकस किए। ग्रेजुअली डेफिनेटली वील हैव मेनी मोर क्लासेस टू कम फॉरवर्ड, जहाँ पे हम लोग कुछ अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। सो एक एक्सपेक्टेशन है, वी हैव अटैच्ड इन होम एक्सरसाइज सम फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर इट, ठीक है। सो प्रैक्टिस देम, try to understand and focus your words, and definitely we'll love to see you again in the next classes. So we'll have many more things to come in the coming classes. Fine. Thank you so much for the day.